नमस्कार, आइए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और इस वक्त हमारा ये अपलोडेड सेशन आने वाला है क्लास 12th के लिए। इस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए तो अब शुरुआत करते हैं आज के अपने लेक्चर की। सबसे पहले हमको इसमें देखना है उत्परिवर्तन व अनुवांशिक कूट क्या होते हैं। जो उत्परिवर्तन होते हैं, म्यूटेशन जो होता है, और अनुवांशिक कूट के बारे में हम इसमें देखेंगे। इससे जो लास्ट अपलोडेड हमारा वीडियो था उसमें क्या था, हमने अनुवांशिक कूट का स्ट्रक्चर पूरा चार्ट देखा था, किस प्रकार से कौन सा अमीनो अम्ल कौन सा अनुवांशिक कूट किस अमीनो अम्ल को कोड करता है, वो सब हमने वहाँ पर देखा था। अब हम आगे चलते हैं तो इसमें आता है जीन व डीएनए के बीच आपसी संबंधों को उत्परिवर्तन द्वारा अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। यानी जीन और डीएनए के मध्य क्या संबंध होता है उसे उत्परिवर्तन द्वारा अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। तो उत्परिवर्तन और उसके प्रभाव के बारे में विस्तृत रूप से जो अध्याय 5 है उसमें अब हमने देखा था। लेकिन अब आगे चलते हैं हम। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बिंदु उत्परिवर्तन एक प्रतिष्ठित उदाहरण बीटा ग्लोबिन श्रृंखलाओं के जीन में एक क्षार युग्म के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अमीनो अम्ल या अपशिष्ट ग्लूमेटिक व बैलिन में परिवर्तित हो जाता है। ये हमने पिछले वहाँ लेक्चर में देख लिया था, जो क्लास चैप्टर 5 के थे उसमें देखा था हमने। अब इस परिणाम स्वरूप होने वाले जो रोग होता है दात्र कोशिका आरक्तता, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। विद्युत परिवर्तन के कारण संरचनात्मक जीन में एक क्षार के जो प्रवेश या विलोपन के बारे में नीचे उदाहरण में दिया गया है। आप उदाहरण को देखिए। चलते हैं, ये देखिए उदाहरण हम इस प्रकार से ले रहे हैं। इसमें सबसे पहले एक आता है राम हैज रेड कैप। अब इसका जब उत्परिवर्तन होगा तो कैसे होगा वो देखना है। यदि HAS हैज का रेड बीच में बी को डालता जाए तो कथन में पुनर्जो विस्तृत होगा वो इस प्रकार से होगा, राम हैज, बी को हटाना है इसमें से तो RE आ जाएगा, तो DCA और P जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से उत्परिवर्तन होते जाते हैं। आप इस फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज टाइम के होने के कारण हम जल्दी जल्दी चलते चलेंगे, ठीक है। किसी कारण बस हमारा कैमरा चला गया है, 5 मिनट इंतजार कीजिए, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। वो हमको देख लेना था, विलोपन हमने आगे देख लिया है पिछले पार्ट जो थे उनमें। जो इसकी PDF नोट हैं आप उसको पढ़ के देख लीजिए। इसमें ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है। आज या कल में हम इस चैप्टर का दी एंड करने वाले हैं, इसलिए आज का टाइम भी थोड़ा कम है, इस वजह से हमने कुछ स्किप कर दिया है बीच बीच का। उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए हमारे, या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जीन अभिव्यक्ति या जीन नियमन कैसे होता है। जीन अभिव्यक्ति या नियमन बहुत ही व्यापक अर्थ होता है कि जो विभिन्न स्तरों पर होती है। जीन अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप जो पॉलीपेप्टाइडों का निर्माण होता है, जिसे कई स्तरों तक नियमित कर सकते हैं। सुकेंद्रीय नियमन कई स्तरों से हो सकता है, जैसे अनुलेखन स्तर में हो सकता है, संसाधन स्तर में हो सकता है, दूत RNA इस स्तर में, स्तर में, इस टाइप से वो किस में हो सकते हैं। तो इसमें जो आज का महत्वपूर्ण जो टॉपिक था वो ये रहने वाला था, कौन सा वाला, ये वाला,
कि लैग प्रचोलक जो लैग ऑपरॉन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप इसको देख लीजिए, इस नीट में भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक बनता ही है, और ये बोर्ड में तो आता ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लैग प्रचोलक के बारे में देखते हैं। लैग ऑपरॉन के बारे में जानकारी आनुवांशिक प्रोक्वेस जैकब बा जैव रासायनिक जैके मोनेड, इन दोनों ने जो था ये लैग प्रचोलक किसने दिया था, उसको आप ध्यान रखिए। इसको दिया था जैकब बा मोनोड। इन दोनों नामों को याद रखिए आप। इसने इसको क्या दिया था, इस जैव प्रचोलक या लैग ऑपरॉन को इसने क्या किया था, प्रतिपादित किया था। ठीक है, उन्होंने पहली बार अनुलेखनीय नियमित तंत्र के बारे में बताया। लैग प्रचोलक, यहाँ लैग का मतलब लैक्टोज होता है, इसमें लैक्टोज जो होता है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, पॉलीसिस्ट्रानिक संरचना जीन का नियमन एक सामान्य उन्नायक होता है, इसे प्रोमोटर बोलते हैं, और नियामक होता है, जिसे नियामक होता है, और प्रमोटर या ऑपरेटर होता है। ठीक है, द्वारा होता है। इस तरह से कुछ व्यवस्थित जीवाणु बहुत ही सामान्य हैं, और इसे प्रचोलक ऑपरॉन भी कहते हैं। ठीक है, लैग ऑपरॉन भी कहते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण हैं लैग प्रचोलक, इस प्रकार के ऑपरॉन होते हैं। इसमें हम लैग प्रचोलक देखेंगे, और शायद ट्रेप प्रचोलक भी इसमें देखेंगे। एटा प्रचोलक होता है, हिस प्रचोलक होता है, और बैल प्रचोलक होता है। इस प्रकार के ये क्या होते हैं, प्रचोलक होते हैं। लैग ऑपरॉन जो होता है एक नियामक जीन होता है, आई जीन। आई का मतलब होता है प्रेरक यानी इंसिड्यूसर, इनहिबिटर नहीं होता, इसका इंसिड्यूटर होता है, नहीं बल्कि इसका क्या होता है, इनहिबिटर होता है। इंसिड्यूटर नहीं बल्कि इसका क्या होता है, इनहिबिटर होता है, से किया जाता है। और ये 3 संरचनात्मक जीन जेड बाई ए से मिलकर बना होता है। आई जीन लैग प्रचोलक के दमनकारी का कूट लेखन करता है। जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेड या बीटा गाल जो होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेड, उसके द्वारा कूट लेखित करते हैं। और जो जेड मतलब जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के द्वारा इसको क्या होता है, प्रचुर किया जाता है, और इसका विघटन कर देता है। ठीक है, इसको देख लीजिए आप। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए आप, इस प्रकार का इसको याद रखने का तरीका होता है, पीपो जेड वाई ए, इस प्रकार से आप इसको याद रखें। यहां से शुरुआत करते हैं, कहां से शुरुआत करते हैं, सॉरी यहां से लेते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं। पी पी पो यानी पी ओ पो, पिपो जेड वाई ए, पिपो जेड वाई ए, पिपो जेड वाई ए, और यहां पिपो जेड वाई ए। इस प्रकार का इसको आप याद रख सकते हैं। ऐसा होता है ये लैग्ड प्रचोलक, इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है। आप इस स्ट्रक्चर को याद रख सकते हैं। लैग प्रचोलक में जो ओ होता है वो ऑपरेटर है, ठीक है, पी प्रमोटर, आई इनहिबिटर, पी प्रमोटर, ऑपरेटर, जेड वाई ए, ये होते हैं संरचनात्मक जीन। ठीक है, आप इनको बारे में देख लीजिए। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज हैगा, इसमें जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या कार्य करता है, मतलब जो जेड जीन होता है, इसके दो जो इसका नियंत्रण करता है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज करता है। वो बाय का करता है वो परमिएजेज करता है। ए का करता है वो करता है कौन सा, डायमिनेज। ठीक है, ये करते हैं इसके वो करते हैं क्या, इसका नियंत्रण करते हैं ये जीन। ठीक है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब इसको पढ़ते हैं, हम पढ़ते चलते हैं कि एकलक इकाई में गैलेक्टोसाइडेज जो होता है ग्लूकोज का निर्माण करता है। जो गैलेक्टोसाइडेज होता है वो आगे चलकर किसका निर्माण करता है, वो ग्लूकोज का निर्माण करता है। जो बाइजीन में परमीएजेज या कूटलेखन को करता है, जो कि कोशिकाओं के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जो पारगम्यताओं की जो होता है उसको बढ़ा देता है। जीन ए होता है वो जीन ए के द्वारा ट्रांस जो एसिटिलाइजेज होता है, ट्रांस एसिटिलाइजेज एक वो होता है। ठीक है, इसका कूटलेखन होता है। इस तरह से जो लैग प्रचोलक हैगा, प्रचोलकों में उपस्थित जीन
स्थान संबंधित उपापचयी पथों को एक साथ कार्य करते हैं। ये किसके साथ कार्य करते हैं? एक साथ कार्य करते हैं, सारे के सारे जो जीन होते हैं वो एक साथ कार्य करते हैं। लैक्टोज एंजाइम जैसे भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए क्रियाधार का काम करता है। जो लैक्टोज एंजाइम होता है, ठीक है, वो जैसे ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए क्रियाधार का काम करता है, जो प्रचोलक की सक्रियताओं को आरंभ यानी कि ऑन कर देता है। क्या कर देता है? आरंभ यानी कि उसको ऑन कर देता है। यह निष्क्रिय या समाप्ति ऑफ को नियमित करता है। जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है वो उसको आरंभन या उसके ऑन ऑफ का जो कार्य होता है वो किसका होता है? इसका होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का होता है। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिए। इसे प्रेरक कहते हैं। इस सबसे उपयुक्त कार्बन स्रोत ग्लूकोज की उपस्थिति में यदि जीवाणुओं के संवर्धन माध्यम में लैक्टोज डाल दिया जाए, जो लैक्टोज होता है उसको डाल दिया जाता है, तब जो एड होता है का क्रियाधार द्वारा लैक्टोज जो कोशिकाओं के अंदर अभिगमन करता है, उसके अंदर क्या करता है? ये अभिगमन करता है। तब जो परमीएजेट की क्रिया द्वारा लैक्टोज कोशिकाओं में अभिगमन करता है, या ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो क्या होता है? इसके बाद जो लैक्टोज प्रचोलक के विभिन्न ढंग से प्रेरित होता है। अब कैसे होता है? जो प्रचोलक का दमनकारी यानी आई जीन द्वारा संश्लेषित या हमेशा उपस्थित रहता है। यह दमनकारी प्रोटीन प्रचोलक में प्रचालक स्तर, मतलब इसमें से आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से आपको ये याद रखना है कौन सा जीन हैगा वो किस एंजाइम को नियंत्रित कर रहा है। वाई जेड जीन करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, ठीक है, और बाय करता है, ये देखो, ये इतना सा जो टॉपिक है इसको याद रखना है कि जेड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, जेड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, और वाई करता है परमीएज के लिए, ए करता है डाई काइनेसिस इसके लिए करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दमनकारी द्वारा लैक प्रचोलक के नियमन में जो ऋणात्मक नियमन यानी नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं, वो इसके कारण दमनकारी के कारण वो होता है। तो अब हमको एक्चुअल में जो मानव जीवन प्रोजेक्ट है उसको देखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आप क्या करें, जो हमारा लैक प्रचोलक है इसको सिर्फ पढ़ के रखें, इसके कौन सा जीन किसको नियंत्रित करता है, ऑन ऑफ की प्रक्रिया क्या है, इसकी क्रिया विधि को सिर्फ एक बार पढ़ लें आप, उसी में याद हो जाती है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं होती है ये। ठीक है, मानव जीवन परियोजना ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट था उसके बारे में देखेंगे, ओरल बातें देखते चलेंगे, इसमें कोई ज़्यादा विशेष हम डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हमने जब बता दिया था मानव जीनोम योजना एक महायोजना थी, यानी मेगा प्रोजेक्ट था। ये 1990 में मानव जीनोम अनुक्रमों को पता लगाने के लिए इसको चालू किया गया था। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, मानव जीनोम में लगभग 9 क्षार युग्म होती हैं, इसको आप याद रखते चलें। ठीक है, यदि अनुक्रम जानने के लिए प्रति क्षार $3 यानी यूएसए जो डॉलर होता है, वो एक अमीनो अम्ल का जो खर्च था वो $3 था, उसको खोजने में इतना वो लगा था डॉलर, इतना फंड लगा था। ठीक है, अब आता है जो, तो इस प्रकार से चलता चला मानव डीएनए में अब इसमें क्या होता है, जो जैव सूचना विज्ञान होती है इसमें जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स इसका इसमें उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। मानव जीनोम के जो मिलने वाले एच जी पी के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण निम्नलिखित हैं। मतलब लगभग जो 20,000 से 25,000 सभी जीनों के बारे में पता लगाया, यानी जीन कितने थे, 20,000 से 25,000 जो थे वो जीन थे। मानव डीएनए को बनाने वाले 3 मिलियन रासायनिक क्षार युग्मों के अनुक्रमों को निर्धारित करना, मतलब इसके कारण ये निर्धारित हुए। तो उपरोक्त जानकारी को आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना, जो जानकारी उसमें मिलती थी उसको किसके रूप में, आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना। ठीक है, आंकड़ों के विश्लेषण हेतु नई तकनीकों का सुधार करना। अब जो आंकड़े होती हैं उनके विश्लेषण के लिए एक नई तकनीक बनाना, यानी उसके अध्ययन के लिए एक नई तकनीक का निर्माण करना। योजना द्वारा उठने वाले नैतिक, कानूनी व सामाजिक मुद्दे के बारे में विचार करना, मतलब नैतिक मतलब राजनीतिक मुद्दे भी हो सकते हैं कुछ, ठीक है, कानूनी
भी मुद्दे हो सकते हैं, और सामाजिक मुद्दे जो थे सबसे ज़्यादा थे। तो सामाजिक मुद्दे, इन मुद्दों को कंट्रोल में करने के लिए एक अगले से संस्था कार्य कर रही थी, वो अलग अलग संस्था इसके लिए कार्य कर रही थी। उसका अलग से क्या था, खर्च हो रहा था। ठीक है, तो मानव जीवन परियोजना 13 वर्ष की योजना जिसे अमेरिकन ऊर्जा विभाग या यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा सहयोग प्राप्त था। इसके द्वारा इसको संचालित किया जा रहा था। ठीक है, तो प्रारंभ वर्षों में जो वेलकम न्यास यानी यूके के जो जीपी में भागीदारी थी, बाद में इसको 2003 से इसकी पूर्ण हो गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये योजना जो 13 साल तक लगभग चलती रही, और 13 साल में जो सारे के सारे अमीनो अम्ल हैं उसका इसमें कार्य हो गया था। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं मानव जीनोम प्रोजेक्ट की कार्य प्रणाली क्या है। तो कार्य प्रणाली इस किस प्रकार है, तो इन विधियों में जो दो महत्वपूर्ण तरीकों का उपयोग किया जाता है। पहले प्रयास में उन सभी जीनों को आरएनए के रूप में व्यक्त होते हैं उनके बारे में ध्यान देना, इसे अभिव्यक्त अनुक्रम या घुंडी यानी मतलब जो ESTS था। दूसरा प्रयास था कि जीन के मिलने के सभी जीनोमों में व्यतिरेक एक्सॉन व इंट्रॉन, सॉरी इसको आप अंग्रेजी में ही याद करें, हिंदी में इसको नहीं समझ पाएंगे। एक्सॉन व इंट्रॉन होते हैं ये। ठीक है, एक्सॉन व इंट्रॉन अनुक्रमों को जानकारी प्राप्त कर उनके कार्यों को निर्धारित करना इस अनुक्रम का टिप्पण था। तो इसमें कुछ विशेष नहीं है, आप इसको एक काम करें, पढ़ के रखें। मानव जीनोम प्रोजेक्ट, आज का ये लेक्चर यहीं पर क्लोज करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लेक्चर होते हैं। आज के बाद इसका एक लेक्चर कल और रहेगा, और इस पार्ट को हम ख़त्म करते हुए जो अगला पार्ट है 7th उसके लिए जाएंगे। वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, उससे नीट में भी 2 क्वेश्चन हर बार आते जाते हैं, 2-3 इस टाइप से उसमें क्वेश्चन आना ही आना है। बहुत इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चन है। ठीक है, और जो अभी जो चल रहा है ये थोड़े दोनों के दोनों जो पार्ट हैं वंशागति के बहुत ज़्यादा इजी होती हैं। इसके बावजूद भी इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो अधिकतर बच्चों से नहीं बनते हैं, क्योंकि इससे बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी आते हैं, आई मीन इतने डिफ़िकल्ट होते हैं कि वो लगभग नहीं बनते हैं के बराबर होते हैं, क्योंकि इनसे जो आते हैं वो न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं। और इससे बोर्ड में शायद 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, शायद इस बार इसको हटा दिया, पता वो देखना है इस बार का लिए तो। लेकिन इसमें क्या है 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आता ही आता है। ठीक है, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन वो अनुवांशिक कूट की विशेषता भी हो सकती हैं, और टिप्पणी हो सकती है अनुलेखन पर, या फिर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, अनुवादन जो है उन पर किसी पर भी टिप्पणी हो सकती है, या फिर किसी की क्रियाविधि भी हो सकती है। इसमें लैकोप्रोन के जो अमीनो अम्ल हैं वो किसको कौन कोड करता है उनके बारे में जानकारी हो सकती है, या फिर यह कहें कि अनुवांशिक कूट के जो लैकोप्रोन के जो जीन होते हैं उनको मतलब कौन सा एंजाइम नियंत्रित करता है उसके बारे में हो सकती है। ठीक है, इससे ऑब्जेक्ट इससे बनते ही हैं। इससे ऑब्जेक्ट जो बनते हैं वो लैकोप्रोन पर बनते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पर बनते हैं। ठीक है, और इन पर ही इसमें ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं। और जो इससे पहले वाला जो पार्ट था उससे ज़्यादातर इसमें ऑब्जेक्ट बने हैं, और उससे इससे ज़्यादा बनते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इतना इम्पोर्टेंट ये पार्ट नहीं होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो डिफ़िकल्ट बनते हैं। इससे पहले वाला जो पार्ट था वंशागति और विविधता के सिद्धांत, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इसके लेवल में। हालांकि इम्पोर्टेंट ये भी है, लेकिन इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनते हैं, और उससे इजी क्वेश्चन बनते हैं। उससे ऑब्जेक्ट जो है हर साल नीट में भी आ रहे हैं, जो चैप्टर 5 था उससे हर साल आ रहे हैं, और इससे
भी एक आध आता है, लेकिन उससे ज़्यादातर आते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। वंशागति का, जेनेटिक्स का ये थोड़ा कम है। इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो टॉपिक हैं मानव ह्यूमन जीवन प्रोजेक्ट, सॉरी जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और लैगोप्रॉन, ये दोनों इसके बहुत ही ज़्यादा हैं इम्पोर्टेंट। और ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप देखते चलें और आगे बढ़ते चलें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।